नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? इसका सही जवाब था संतोष जॉर्ज कुलांगरा। अगला प्रश्न था, अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का पिता किसे कहा था? इसका सही जवाब था बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न था, 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही जवाब था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न था, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सर्वे हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। दूसरा, इसका आयोजन एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न था, 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग किस देश में बन रही है? इसका सही जवाब था भारत। अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था तेलंगाना। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोरोना वायरस महामारी एवं अन्य किसी कारणों से अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना चलाई गई है। दूसरा, इसके तहत योग्य बच्चों को लैपटॉप एवं टैबलेट भी बांटे जाएंगे। तीसरा, इसके तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण अनाथ हुई प्रत्येक लड़की की शादी के लिए 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न था, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इसका सही जवाब था एम्स्टर्डम। अंतिम प्रश्न था, रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब था ए और बी दोनों, यानी बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भ्रष्टाचार के मामले में सैंचेज सिरीन की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताइए वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हैती, अल सल्वाडोर, दक्षिण अफ्रीका या फिर सूडान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने पूर्व राष्ट्रपति सैंचेज सिरीन की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। उन पर भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। वे 2014 से 2019 तक अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही में अल सल्वाडोर लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना था। अल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक तटीय देश है। इसके सीमावर्ती देश ग्वाटेमाला एवं होंडुरास है। इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या फिर 27 जुलाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जुलाई। भारत में आज 161वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हर साल 24 जुलाई को इस दिवस का आयोजन करता है। पहली बार भारत में इनकम टैक्स 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। इस टैक्स को लगाने का मकसद 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। बताइए यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, लैंसेट या फिर ऑक्सफैम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डूबने से होने वाली मौतों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की। दरअसल WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में डूबने की रोकथाम पर अपनी पहली क्षेत्रीय स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। डूबना दुनिया भर में अनजाने में होने वाली मौतों का तीसरा मुख्य कारण है। 90% से अधिक अनजाने में डूबने से होने वाली मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नासा का एक मिशन है। दूसरा, इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नासा यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए नासा और स्पेस एक्स के बीच समझौता भी हो गया है। यह मिशन 2024 में लॉन्च होगा। इस मिशन का मकसद बृहस्पति के एक उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं का तलाश करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, जिनमें से 53 उपग्रहों को आधिकारिक नाम दिया जा चुका है, जबकि 26 उपग्रहों को अभी भी आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा 2008 GO-20 क्या है? क्षुद्र ग्रह, स्पेसक्राफ्ट, रोबोट या फिर दवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षुद्र ग्रह। हाल ही में खबरों में रहा 2008 GO-20 एक क्षुद्र ग्रह है। इस क्षुद्र ग्रह की लंबाई 230 मीटर और चौड़ाई 97 मीटर होने का अनुमान है। नासा के मुताबिक यह क्षुद्र ग्रह आकार में ताजमहल से 3 गुना बड़ा है और 29,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि नासा ने स्पष्ट किया है कि इस क्षुद्र ग्रह से हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। भुवनेश्वर स्थित पठानी सामंत तारामंडल के उप निदेशक ने बताया है कि 2008 GO-20 नामक यह क्षुद्र ग्रह भारतीय मानक समय के अनुसार रविवार रात 11:21 बजे पृथ्वी के सबसे करीब होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT कानपुर। हाल ही में IIT कानपुर ने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। इसका मकसद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजना है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के अलावा यह केंद्र घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजेगा। इससे आम जनता के साथ साथ सरकार और उद्योग के लिए भी समाधान तैयार किए जा सकते हैं। इस हब का नाम C3I हब है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित साइबर स्पेस की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा RMAX 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर असम राइफल्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। हाल ही में भारत के हिमालयी क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा स्कीइंग अभियान RMAX 21 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह स्कीइंग अभियान सेना द्वारा हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया। इस अभियान के आयोजन का मकसद भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इस अभ्यास के तहत सेना ने लद्दाख के काराकोरम दर्रे से उत्तराखंड के मलारी तक 1660 किलोमीटर का फासला 119 दिनों में तय किया है। इस अभियान के माध्यम से सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत के आंतरिक इलाकों के अज्ञात क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय सेना।
अगला प्रश्न है, जानी मानी शख्सियत भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किस राज्य से था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। भागीरथी अम्मा का संबंध केरल राज्य के कोल्लम जिले के त्रिक्कारुआ गांव से था। उनका निधन 107 वर्ष की अवस्था में हुआ। कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने 105 वर्ष की अवस्था में केरल राज्य साक्षरता मिशन की परीक्षा पास की थी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए 2020 में उन्हें केंद्र के नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नीति आयोग, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मिलकर रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सरकारों के साथ आयोजित 3 राज्यों की कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। यह कार्यशाला इन अक्षय समृद्ध राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण चुनौतियों को समझने के लिए आयोजित की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा 175 गीगावाट 2022 तक और 450 गीगावाट 2030 तक को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है। नीति आयोग ने अपने बयान में कहा है कि वह राज्य सरकारों को भविष्य में सस्ती, सुरक्षित और स्वच्छ बिजली प्रणालियों के लिए निरंतर उनकी विकास योजना में समर्थन देता रहेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंजेस लॉन्च किया है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स, IIT गुवाहाटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स यानी CCAMP ने पहला राष्ट्रव्यापी अभियान एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंजेस लॉन्च किया है। इसका मकसद कृषि के क्षेत्रों की मुख्य समस्याओं को नवाचार के माध्यम से हल करना है। इन चैलेंजेस को जीतने वाले प्रत्येक स्टार्टअप को CCAMP द्वारा 25 लाख रुपए तक की फंडिंग, इंक्यूबेशन एवं मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। CCAMP देश का प्रमुख बायोसाइंसेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। अंतिम प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू, तरुणदीप राय, वरुण ठक्कर या फिर नेत्र कुमानन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पदक जीतने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है। चानू ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 49 किलोग्राम की श्रेणी में यह पदक जीता। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने साल 2000 में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे कब मनाया जाता है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 30 जुलाई या फिर 2 अगस्त? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।